इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना, राइट, आपको दिख रहा होगा। डाटा क्या क्या गिवन है, अगर आप देख सकते हैं डाटा गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+ गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी Al3+ की गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम आयन की गिवन है, और मोलर कंडक्टिविटी क्लोराइड आयन की गिवन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है किसकी, एल्युमिनियम की। तो फटाफट आंसर बताएंगे, देखते कौन आंसर बताता है करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। सो 2 बच्चों ने आंसर दिया, आदित्य राज ने दिया है, समर्पण ने दिया है, जतिन ने भी ठीक दिया है। रेस्ट स्टूडेंट, व्हाट अबाउट यू ऑल? आशीष ने सही दिया आंसर, धरूर का आंसर सही है, राइट। तो आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हाँ, भव्यदीप ने करेक्ट आंसर दिया, द करेक्ट आंसर इज 100, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट अभी मैंने बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर, कैटायन का n फैक्टर कितना है 3 एल्युमिनियम का n, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी गिवन है 300, 300 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू कितना 100, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इसका बताएंगे, सेकंड पार्ट का क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट? 575, ओके, somebody has given answer 575, somebody has given 225, okay, प्लीज डाटा ध्यान से देखिए क्या डाटा गिवन है बेटा। हाँ, गोविंद ने भी आंसर बताया 225, ओके, 575 बाय 3 बेटा। आशीष तो 3 बताओ ना, कितना सॉल्व करके कितना आएगा बेटा? 225, तो काफी बच्चे 225 बोल रहे, सब स्टूडेंट आर सेइंग 575, तो करेक्ट आंसर इज 225 नॉट 575। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, यहाँ पे नंबर नहीं आता है। तो अगर आप देखें Al+3 की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अभी आपने कैलकुलेट करी थी, कितनी थी 100, और सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी गिवन है 125। प्लीज यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट से पता चल जाएगा कि वो इक्विवेलेंट है कि मोलर है, ठीक है। प्लीज यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस क्या डाटा गिवन है। यहाँ पे अगर ये ना गिवन हो तो भी आप पता लगा सकते हैं ये क्या होगा। तो 100 + 125 कितना, 100 + 125 कितना होगा 225। यहां तक किसी को डाउट? जो बच्चे 525 कह रहे थे उनको क्लियर है? ठीक है, राइट। प्लीज आप ये डाटा प्लीज एक लिख लीजिए पहले, आप ये डाटा ना प्लीज आप लोग पहले नोट कर लीजिए, अब कहीं पे अपने जहाँ पे आप अपनी बुक या कॉपी आपके पास है उसमें डाटा नोट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं इस पेपर ये कॉपी स्लाइड करूंगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा आपको। तो प्लीज नोट इट डाउन समवेयर इन योर नोटबुक, आप नोट कर लीजिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आप प्लीज पहले नोट कर लीजिएगा बच्चों। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट, राइट? आपने नोट कर लिया, राइट? चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट सी पार्ट का आंसर बताइए। मोलर कंडक्टिविटी पूछी है अमोनियम सल्फेट की, प्लीज करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। हाँ, ठीक है ना, प्लीज आशीष ध्यान से बेटा, हाँ, ठीक है ना, बहुत जल्दबाजी मत करिए, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी पूछी हुई है, ठीक है ना, राइट, अमोनियम सल्फेट की। प्लीज डाटा को ध्यान से देखिए। काफी बच्चे बहुत वेरिएबल आंसर बता रहे हैं, अभी भी बच्चों को समझ में नहीं है, मतलब मे भी डाउट है आप लोगों को, फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है ना, राइट। कोई कुछ भी आंसर बोल रहे हैं, आप कुछ भी आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे किसी भी सॉल्ट की, लेट्स सपोज सॉल्ट है AX और BY,
तो आपको क्या करना है, x इंटू ए प्लस की मोलर कंडक्टिविटी प्लस y इंटू बी, जो लैम्डा है वो b माइनस का लेना है। तो यहाँ आपके पास है एमोनियम सल्फेट। अब एमोनियम सल्फेट कितना, एमोनियम 2 है तो 2 इंटू कितना है एमोनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस 1 इंटू सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी, राइट। अब 2 इंटू, अब देखिए क्या ये मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, यस ये मोलर कंडक्टिविटी है, राइट। सॉरी यहाँ ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये यहाँ पे, तो ये मैं इसको ई क्यू लिख रहा हूँ तो दैट हमें आंसर मिल जाए सही। तो ये ई क्यू है, हाँ क्या गिवन है ई क्यू, क्योंकि यूनिट यहाँ पे पर इक्विवेलेंट है तो ये ई क्यू होगा। एक मिनट में देख लेता हूँ मैडम मैंने क्या लिया है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट बेटा, हाँ ना हमने लिया है तो मैंने यहाँ पे इसको लिया है 200, तो मतलब मैंने इसको मोलर कंडक्टिविटी ही लिया हुआ है, तो मेक इट मोलर बेटा, हाँ इसको प्लीज मोलर कर लीजिएगा, मेक इट मोलर, तो ये पर मोलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर मोल हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो अगर ये मोलर कंडक्टिविटी गिवन है स्टूडेंट तो ये कितना होगा इंटू 200 प्लस, ठीक है 1 इंटू, अब सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी, सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इतनी है, ठीक है ना, सल्फेट की इतनी कंडक्टिविटी है तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आएगी सल्फेट की बच्चों, व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, क्या था हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या था मोलर कंडक्टिविटी अपॉन कितना एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना है इसका 2, तो कितना होगा 125 इंटू 2, तो ये कितना होगा 250, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर 650, क्या आंसर है 650 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर होना चाहिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बोल रहा हूँ, हाँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा, ठीक है ना टॉपिक। चलिए हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे यही किया बच्चों, मैंने इसको मोलर कंडक्टिविटी लिया है तो मेक इट मोलर, यू ऑल्सो मेक इट मोलर, राइट, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बेटा, हाँ ठीक है, चलिए कोई बात। नेक्स्ट है आपके पास, इसकी कैलकुलेट करनी है आपको, ये जो है ये जो कंपाउंड है इसकी कैलकुलेट करनी है NaCl.BaCl2.6H2O, कल हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था एक, ठीक है ना, राइट। जब मैंने पोटेस एलम का आपसे कैलकुलेट करने को कहा था मोलर कंडक्टिविटी, somebody has given answer 500, okay, let's see what other student gives the answer। प्लीज हाँ यहाँ पे, अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक है ना, पहले 600, ओके 800, ओके, बहुत वेरिएबल आंसर है आप लोग का अभी भी। अच्छा मुझे ये बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ पे ये इक्विवेलेंट है, राइट, ये इक्विवेलेंट है, तो इसकी अगर हम इसको इक्विवेलेंट मानते हैं तो मोलर क्या होगा क्लोराइड आयन का, व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी, क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी फिर अगर हम इसको इक्विवेलेंट मानते हैं इसको, तो 150 ही रहेगा, तो इक्विवेलेंट, और क्योंकि इसका एन फैक्टर क्या है 1 है, तो एन फैक्टर 1 है तो आप इसको मोलर लें या इक्विवेलेंट लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी आप मोलर मान सकते हैं, ठीक है ना, या इक्विवेलेंट मान सकते हैं। सब कोई बोल रहा है स्टूडेंट 500, कोई 600, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या होगा देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना 650। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, 700, सब आंसर आ गए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, बहुत रेंज आ गई आंसर्स की यहाँ, ठीक है ना। वी हैव अ रेंज ऑफ आंसर फ्रॉम 500 to 800, राइट। चलिए देखते हैं, तो ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस कितना है Bab प्लस 2 एक ही है, और यहाँ पे क्लोराइड कितने देखिए 2 और एक 1 कितना है 3, तो 3 इंटू Cl माइनस, तो Na प्लस की क्या है मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी 150 थी, तो ये कितना हो गया 150 प्लस
Ba प्लस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है ना, हमें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी थी, तो व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी, कितना हो जाएगा 200 प्लस 3 इंटू कितना हो गया 150, तो 150 प्लस 200 प्लस 450, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर 800. So the person who has given the 8 answer is the right answer, not 500, not 600, not 800, oh sorry 650, 700. So 800 is the correct answer if you able to see it student, right? ठीक है, हमने यहाँ पे यही किया हुआ है. समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है आप लोगों को? टेल मी यस या नो बेटा. ठीक है, तो प्लीज क्या ट्राई टू गिव, हाँ ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, अदरवाइज ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. इस बार आपको सभी को सही आंसर बताना है, एवरीबॉडी शुड गिव द करेक्ट आंसर. चलिए हाँ, ठीक है, अब इसका आंसर आप बताइए प्लीज. हाँ, ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर सच सो दैट, हाँ तो इक्विवेलेंट दिया है ना बेटा, तो इक्विवेलेंट दिया है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना उसका एन फैक्टर से, तो 200 तो यह है, 200 ही तो आएगा. ठीक है, चलिए यहाँ, ठीक है, ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे बेटा. हाँ, एक ही आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का. डू टेक योर टाइम, गिव द करेक्ट आंसर बेटा. नो नीड टू डू एनी हरी बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है. एक्सीलेंट आदित्य, एक्सीलेंट आदित्य का समर्पण का आंसर सही है. प्लीज, हाँ 2 बच्चों ने सही दिया है, आगे और भी बच्चे सही आंसर दें बेटा. हाँ, टेक योर टाइम. जतिन रॉन्ग आंसर, चेक योर कैलकुलेशन. भव्यदीप गुड, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. गौरव रॉन्ग आंसर, धनु रॉन्ग आंसर, आशीष रॉन्ग आंसर. अभी भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है बेटा. हाँ ठीक है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी नहीं कैलकुलेट करनी थी इसकी हमें, राइट. ठीक है, गोविंद रॉन्ग आंसर है सब. 2000 इज द करेक्ट आंसर. क्या है 2000 इज द करेक्ट आंसर. क्या है देखिए आपके पास NH4 होल ट्वाइस SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. ठीक है ना, राइट. इट इज ऑल्सो एन एलम, ये भी एक एलम ही है, राइट. अब देखिए क्या है 2 इंटू, अगर हम लिखें किसका NH4 का, प्लस 2 इंटू Al प्लस 3 का मोलर कंडक्टिविटी, प्लस सल्फेट कितने हैं 1 और यहाँ 3, तो कितना हो गया 4 इंटू सल्फेट आयन, ये हो गया. इसको काउंट करना नहीं है. अब क्या है 2, तो एमोनियम का कितना था 200 मोलर कंडक्टिविटी, प्लस 2 इंटू एल्युमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी 300, तो प्लस 300, प्लस 4 इंटू सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी, अभी आपने कैलकुलेट करी थी सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, वो कितनी थी 250. सो सॉल्व करेंगे तो ये 400, 600 और 1000, तो आंसर कितना हो गया 2000 आ गया. क्या दिक्कत है बेटा. हाँ क्यों गौरव, कोई प्रॉब्लम है क्या इसको करने में? जतिन, गौरव, जतिन, Govind, do you have any problem? Your answer is 450, I think, if I remember. Govind, is there any problem in doing? Okay, please take, मैंने पहले बोला था write the data बेटा, पहले डाटा आप लिख लीजिए. जतिन, हाँ प्लीज डोंट डू इट. हाँ ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ है नहीं बेटा. ठीक है ना, चलिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. ठीक है ना, हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी NaCl की. इस बार सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. हाँ, समर्पण आदित्य ने अभी फिर से सही आंसर दिया है. आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर. हाँ, आशीष का सही है, विशाल का सही है. जतिन रॉन्ग आंसर है.
गोविंद का सही है, भविदीप का करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज 300, करेक्ट आंसर इज 300। आप देख सकते हैं जिसका एन फैक्टर 1 होगा तो उसको इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी दोनों सेम होगी। आपको Na की मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी 150, तो इक्विवेलेंट कितना होगा 150। सिमिलरली Cl माइनस की भी आपको वो गिवन थी मोलर कंडक्टिविटी 150, तो वो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम होगा, तो 150 प्लस 150 कितना होगा 300 होगा। क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर था आप लोगों को? करेक्ट है। तो इसमें हमने सारे कन्वर्जन किए, ठीक है ना, चाहे जैसे भी कन्वर्जन थे हमने वो सभी कन्वर्जन किए हैं यहाँ पे, राइट। ठीक, चलिए बेटा, हाँ ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलरैश लॉ, ठीक है। सो देखिए यहाँ क्या है एप्लीकेशन ऑफ कोलरैश लॉ, ठीक है ना। पहला एप्लीकेशन वही है जो हमने डिस्कस किया था कि कैलकुलेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, राइट। सो CH3COH की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, CH3CO माइनस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड विद Debye-Onsager ग्राफ, ठीक है ना। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम, ठीक है ना, कोलरैश लॉ को अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज KCl का हमें क्या है, KCl की कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, Debye-Onsager ग्राफ से। तो वो क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस आएगा। ये भी क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट इज ऑल्सो एन क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेशियम एसीटेट है, तो इसका क्या होगा, एसीटेट आयन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ क्या, K प्लस आयन। HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो H प्लस आयन प्लस क्या होगी, Cl माइनस आयन। दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, salt, salt or strong acid, these are strong electrolyte. These all three values 1 2 3 we can calculate from Debye-Onsager graph by extrapolating the graph. अब हमें एक ऐसे अरेंज करना है इनको सच दैट हमें ये मिल जाए, ठीक है ना। तो हम किसको किसको ऐड करेंगे और किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये बताओ। अगर मुझे इनसे ये चीज चाहिए तो हम किसको ऐड करें और किसको सब्ट्रैक्ट करें, किसको ऐड करें किसको सब्ट्रैक्ट करें, एनीवन, सो दैट हमें ये मिल जाए इन वैल्यूज से। अगर मैं इसका नंबरिंग कर रहा हूं, अगर मैं इसका नंबरिंग कर रहा हूं, KCl कितना है, KCl को अगर हम 1 नंबर देते हैं, HCl को, सॉरी इसको एसीटेट आयन को 2 नंबर देते हैं और HCl को 3 नंबर देते हैं, तो क्या होगा 2 + 3 -1 2 -1 +1, तो 2 + 3 -1, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग 2 + 3 -1, ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिए, नाउ अब क्या है, now we have to arrange limiting molar conductivity of strong electrolyte such that we can get limiting molar conductivity of weak electrolyte, that is CH3COH। तो अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, मैंने यहाँ HCl ऐड कर दिया, मतलब 3 को ऐड कर दिया, प्लस ऐड कर दिया किसको, 2 को ऐड कर दिया, और माइनस क्या कर दिया, 1 से ऐड कर दिया। तो आंसर है 3 + 2 - 1। तो आप ये देख सकते हैं, इसको हम ऐड, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या क्या लिख सकते हैं, HCl, इसको कंबाइन करके हम ले सकते हैं CH3COH के पोटेशियम एसीटेट, और माइनस क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन क्लब करके हम लिख सकते हैं KCl। सो CH3COH की लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो HCl + CH3COH माइनस, सॉरी CH3COH के माइनस क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। और ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको गिवन होंगी प्रॉब्लम में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोल रहा था कोलरैश लॉ एक थ्योरेटिकल लॉ है, वो बोलता ही आप कहीं से भी लेके आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, आप कहीं से भी लेके आइए, बट आप अगर इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। ही डोंट केयर इट कि आप इसको कहाँ से कैलकुलेट करके आ रहे हैं, ठीक है, राइट। और हमें पता है हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम Debye-Onsager ग्राफ, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे यही है वैल्यू ऑफ दिस HCl, limiting molar conductivity of HCl, CH3COH KCl will be given in the question, या given in the problem.
करेक्ट है बच्चों? क्लियर है? एनी डाउट बेटा? क्लियर है ना सभी को? चलिए हाँ, ठीक है, ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज हाँ करेक्ट आंसर बताइएगा बच्चों। हाँ देखिए, हाँ इसमें क्या आपको लगता है, क्या कुछ केमिस्ट्री है क्या? इज केमिस्ट्री इन्वॉल्व हियर और ओनली मैथ्स इज इन्वॉल्विंग हियर? सिर्फ मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है ना? राइट, यहाँ पे कोई भी अर्थमेटिक है, जस्ट प्लस माइनस है, बस मैथ्स है, देयर इज नो केमिस्ट्री इन्वॉल्व ओवर हियर, ठीक है ना? राइट, सो आपके सामने क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर इट बच्चों। हाँ तुरंत आंसर आना चाहिए विद इन 1 और 2 मिनट, राइट, और करेक्ट आंसर आना चाहिए। somebody has given the answer also, ठीक है ना? ऑक्जेलिक एसिड की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है और आपको डाटा गिवन है, ठीक है ना? सोडियम ऑक्जेलेट का है, H2SO4 का है, और क्या है Na2SO4। प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या गिवन है, ये इक्विवेलेंट है, ये मोलर है और ये इक्विवेलेंट है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा डाटा ऐसे ही गिवन होगा, और वो जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी आंसर गिवन होगा, अगर वो रॉन्ग होगा तो प्लीज ध्यान में रखिएगा इस बात को, प्लीज। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्ट आंसर बच्चों, टेक योर टाइम एंड गिव द करेक्ट आंसर। Somebody has given, Vishal has given some answer, and some Aditya has given some answer. I am waiting for other people to answer it, and those who have done it, please check your answer. Okay, Aditya has given 600, Vishal has given 650, right, and Ankush has given 600, right? So first I should tell you the correct answer. So the correct answer is 600. The correct answer is 600. Those who have given the 600 is the correct answer बच्चों, right? अब टेल मी बच्चों, पहले ये देखिए क्या है, हमें अगर एसीटेट आयन की कैलकुलेट करनी है तो हमें पहले किसको प्लस किसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना? राइट, तो आपको प्लस किसको किसको करें, हम पहले प्लस किसको करें, जो भी इस आयन में यहाँ पे जो होगा, जो इसमें आयन होगा उसको प्लस करना होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4, तो जो इसमें आएंगे उसको प्लस करना होगा, जो इसमें नहीं आएंगे उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें ऑक्जेलेट है तो ये कितना होगा, ठीक है? राइट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हम लिखे अगर Na2C2O4 को प्लस कर दिया, प्लस हमने कर दिया, हमें H चाहिए था तो यहां से तो ये मिल जाएगा, H मिल जाएगा हमें H2SO4 से, करेक्ट है? तो अब हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिला, हमें एक्स्ट्रा मिला था सोडियम और यहाँ से एक्स्ट्रा मिला सल्फेट, इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें ये किस में मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, Na2SO4 से माइनस कर देंगे। आई एम राइट और रॉन्ग बच्चों? टेल मी यस या नो, आई एम राइट और रॉन्ग? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या तरीका है लिखने का, जो भी आयन इसमें जिसकी भी मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की पूछी गई है उसको आपको प्लस कर देना है और जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर देना है बाद में। अब देखिए ध्यान से, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी? तो इक्विवेलेंट गिवन है, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या रिलेशन होता है किसी सॉल्ट का, लैम्डा m इक्विवेलेंट इज इक्वल, सॉरी मोलर इज इक्वल टू लैम्डा m इक्विवेलेंट इनटू कितना, n फैक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ठीक है? तो वो कितना होगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा बच्चों? यहां क्या करेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू क्या करेंगे, n फैक्टर इनटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है 700 माइनस, अब इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको गिवन है तो इसका भी कितना होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n फैक्टर हो गया,
तो ये कितना आ गया 800, ये कितना आ गया 700, और ये कितना आ गया 900। तो आंसर कितना हो गया 600 आ गया। कोई डाउट बच्चों? टेल मी यस या नो बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? करेक्ट है, तो 600 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ये आप देख सकते हैं मैंने यहीं पे किया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर दिया इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर, तो 400 इनटू 2 इज इक्वल टू 800। तो और इसकी भी इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर दिया, तो वो कितना आ गया 400 इनटू 2, 450 इनटू 2, तो 900। वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, तो करेक्ट आंसर 600 है। चलिए यहाँ अगर इसी की आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोलते तो क्या आंसर आता? फटाफट इसी की अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछते तो क्या आंसर आता? एक्सीलेंट विशाल, बहुत बढ़िया। 300, एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है 2 है, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। वेरी गुड। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट सबका ऐड कर दें। अब क्या है Na2C2O4 का इक्विवेलेंट गिवन था 400, ये गिवन था। इसका इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 700 को 2 से, तो 350 आ जाएगा। और इसको ये इसका भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना था, सॉरी मोलर कैलकुलेट करना था, यहाँ पे इक्विवेलेंट करना था ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट आना था, इक्विवेलेंट लिखना था मुझे। तो ये इक्विवेलेंट ही गिवन था 450, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ गया 600 आ गया। करेक्ट? या फिर आप लोगों ने कैसे किया? हाउ यू पीपल हैव डन इट? आप लोगों ने कैसे किया है? एन फैक्टर है, यहाँ पे हमें रिलेशन पता है क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर। n फैक्टर कितना है इसका 2, तो ये 600 डिवाइड बाय 2 आ गया, तो 300 आ गया। तो ये लास्ट में मैंने भी ऐसे किया है, और ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 600 अपॉन 2, तो कितना आ गया 300। कर लेंगे बच्चों, क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, लक्ष्य क्लियर है आपको? लक्ष्य क्लियर है आपको? लक्ष्य ठीक है। चलिए यहाँ सेकंड एप्लीकेशन देखिए क्या है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे ऐसे सोचिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी कंसंट्रेशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 5%, 10%, 0.5, 0.5, 0.2, 0.1 कुछ भी होगी। तो लेट्स सपोज इस कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, लैम्डा एम है। कितनी है? लैम्डा एम। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी सी कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेट्स सपोज क्या है CH3COH है, ठीक है ना, उसका कुछ अल्फा होगा, लेट्स सपोज इट शुड बी 0.1। तो इस केस में इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी वो कितनी, लैम्डा एम। अब यही मैं, ठीक है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूं, ठीक है ना, तो C अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तब अल्फा क्या होगा? तब अल्फा किधर अप्रोच करेगा? 1 को। और अगर अल्फा 1 को अप्रोच करेगा तो यहाँ लैम्डा एम की जगह हम क्या लिखेंगे? लैम्डा एम क्या लिखेंगे? लैम्डा एम क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? लैम्डा एम नॉट, क्योंकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। सो दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा, ठीक है ना। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है, तो ये भी फिर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। और यहाँ अल्फा कितना है? 1। सो दिस मीन्स जो अल्फा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वो कितना हो जाएगा? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसेंट्रेशन पे डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों की नहीं आया बेटा? ठीक है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है ना, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, लैम्डा इंफिनिटी लैम्डा एम नॉट सी और एम 0 को अप्रोच करेगा तो अल्फा क्या करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। बट लैम्डा एम है किसी भी सी किसी मोलर कंसेंट्रेशन पे अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। सो लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिस्टेंस अल्फा, लैम्डा एम इंफिनिटी या नॉट डिग्री ऑफ डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अल्फा कितना है, 1 है। सो अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा एम अपॉन क्या आएगा, लैम्डा इंफिनिटी। ठीक है ना, राइट। तो अगर आपको याद है बच्चों, हाँ मैंने आपको बहुत मतलब जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट वो पढ़ रहे थे सारे आयनिक इक्विलिब्रियम, तो मैंने आपको शायद ये बताया भी था कि ये के ए के बी के एस पी, ठीक है ना, के डब्ल्यू, ठीक है ना, राइट, ये सब कहाँ से आते हैं, राइट। तो इसका आंसर है ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गिव्स द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, वहां से निकलता है, राइट। तो अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट बच्चों, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू, सो दैट हम थोड़ा जल्दी कर सकें। द कंडक्ट अगर आपके पास है तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 CH3COH इज इतना। तो ये कंसेंट्रेशन गिवन है और ये कंडक्टिविटी गिवन है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ lambda m naught of CH3COH is 390.5। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, सॉरी कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के कैलकुलेट करना है आपको, नॉट अल्फा। क्या कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है, ठीक है, नॉट अल्फा। तो अगर हमें अल्फा मिल जाएगा तो के भी मिल जाएगा बच्चों, करेक्ट है। तो मैं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होगी, तो आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशन पार्ट। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, देखिए क्या है, कंडक्टिविटी गिवन है तो के गिवन है और मोलैरिटी गिवन है। तो सबसे पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लिया, के इंटू 1000 अपॉन एम, तो के की वैल्यू थी, राइट, और इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो यहाँ पे लैम्डा एम आ गया, हाँ जी हाँ जी, तो लैम्डा एम कितना आ गया, 48.15, कितना है 48.15 सीमेंस जीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, राइट। यूनिट ध्यान रखिएगा बच्चों, हाँ यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डाटा गिवन है। तो कंडक्टिविटी गिवन है, के गिवन था, कापा गिवन था यहाँ पे, तो कापा के हेल्प से हमने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की। अब मोलर कंडक्टिविटी आ गया और मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, तो 48 डिवाइड बाय क्या कर दे, 390.5 को डिवाइड कर दें, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1233, ठीक है ना, राइट, 0.1233। अब अगर हम एसिड की बात करते हैं तो CH3COH क्या होगा, डिसोसिएट करेगा CH3CO माइनस और H प्लस में, तो C से कितना जाता है, C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, राइट। तो K क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मुझे बताओ यहाँ पे, क्या 1 माइनस अल्फा को क्या हम अल्फा 1 लिख सकते हैं, देखते कौन बताता है, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यस, आंसर इज नो। वाई नो, वाई नो, बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन क्या है, 10% से ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन 10% से ज्यादा है, 0.1, राइट, ठीक है ना, 0.1 से वैल्यू ज्यादा आ रही है। डिसोसिएशन जब 10% से कम होता है तो हम नेग्लेक्ट करते हैं, यहाँ नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। सो के क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो इसको जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर जो के आएगा वो इतना आता है। और अगर आपको ध्यान है, के की ज्यादातर जो वैल्यू होती है, के ऑफ एसिटिक एसिड क्या बताया था मैंने आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, एसिटिक एसिड का के क्या होता है, वो होता था कितना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ये होता था, राइट, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये आ भी रहा है ये। सो दिस इज हाउ के बी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम में जितने भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं वो सब के सब कैलकुलेट किए जाते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्लियर है बेटा ये, राइट। आइए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन, राइट। अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं इसकी हम।
अब देखिए, पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। अगर मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, AgCl, ठीक है ना, AgCl क्या स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है? यस या नो बच्चों, क्या स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है? आंसर इज यस। ठीक है, अब इसका अगर आपको याद है, जो इसका KSP होता था वो अराउंड कितना होता था? इसका KSP किसी को याद है? 10⁻⁻10 के अप्रोक्सीमेटली होता था, या कोई भी हो गया, कोई भी सॉल्ट है। अब अगर हम कहें इसका KSP इतना है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो Ag+ की वो कितनी होगी? 10⁻⁻5। अब मुझे बताओ, 10⁻⁻5 जो मोलर है, कंसंट्रेशन है, ये बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है, करेक्ट है, बहुत लेस है। अब मुझे बताओ, ठीक है ना, राइट, ठीक है, तो अगर बहुत कम है तो इसको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है? क्या ऐसे कह सकते हैं हम इसको इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है? यस, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है। और अगर इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो उसकी जो मोलैरिटी है, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते थे, वेयर एस इज क्या था? सॉल्युबिलिटी। करेक्ट है ना बच्चों? क्लियर है ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, KSP क्या होगा? बहुत कम होगा, KSP कम होगा, ठीक है ना, राइट? नहीं, पार्ट्स पर मिलियन नहीं है लक्ष्य, हमेशा सॉल्युबिलिटी इज मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी इज मोलैरिटी, नॉट पार्ट्स पर मिलियन बेटा, ठीक है ना। KSP हम कैलकुलेट करते थे, तो वहां पे जो सॉल्युबिलिटी था इज इक्वल टू मोलैरिटी। मैंने आपको बताया भी था कि मोलैरिटी लेना है आपको, ग्राम पर ml नहीं लेना है, ग्राम पर लीटर नहीं लेना है, इट इज मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, सो KSP बहुत कम होगा, KSP बहुत कम होगा, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। तो कंसंट्रेशन अगर बहुत ही कम होगा तो हम कह सकते हैं कोई इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इसका मतलब सॉरी, ऐसे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में। इसका मतलब देखिए, देखिए क्या, तो हमने जो लैम्डा एम लिखा था वो K/1000 अपॉन क्या लिखा था? S, सॉरी M। तो अगर मैं इसको इनफाइनिटली डाइल्यूटेड लिखता हूं, लैम्डा एम नॉट लिखता हूं, तो K/1000 डिनोमिनेटर में क्या लिख दें हम? डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? M के जगह क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। क्या आ जाएगा? M की जगह क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। सो जब मोलैरिटी को आप रिवर्स रिप्लेस करेंगे विथ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, देन लैम्डा एम विल कन्वर्ट इनटू लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा एम नॉट। क्लियर है बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, सो अब आप समझ सकते हैं, अगर हमें S मिल जाए, अगर हमें S मिल जाए तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? KSP। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? KSP। सो दिस इज हाउ द KSP इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द KSP ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज वेरी लेस, दैट इज द इन रेंज ऑफ 10⁻⁻10 और इवन बहुत लेस, बहुत ज्यादा भी होता है, क्योंकि जो AgBr होता है वो 10⁻⁻15 के बराबर होता है, और भी कम होता है फॉर सॉल्ट लाइक AgCl, AgBr, PAP, BSO4, PbSO4 etc. The conductivity or concentration and molarity of such salt will be very less in the solution. Therefore, we can say that these salts are infinitely diluted, and lambda m can be considered as lambda m infinity. So the concentration and molarity of springly soluble salt is S. So lambda m infinity is equal to K into 1000 upon S. ठीक है ना, where S is solubility of springly soluble salt. याद रखेंगे, solubility is nothing but is a concentration. क्लियर है बच्चों? टेल मी यस या नो। करेक्ट है, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, फटाफट देखते कौन बताता है करेक्ट आंसर। इसकी कैलकुलेशन इजी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ट्राई टू गिव द आंसर बच्चों।
बच्चों गिव मी द करेक्ट आंसर, कोई नहीं बता रहा। मुझे बताइए लैम्डा एम नॉट क्या है, व्हाट इज लैम्डा एम नॉट ऑफ एजीसीएल, इतना आंसर बताइए। लैम्डा एम नॉट ऑफ एजीसीएल क्या है? लैम्डा नॉट ऑफ एजीसीएल क्या होगा बच्चों, फटाफट। 38.8, राइट, 38.8, वेरी गुड। हाँ, तो अगर हम ये क्या करेंगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या, एजी प्लस और सीएल माइनस, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और 1 आयन है, तो दिस मींस दैट इज इक्वल टू 38.5। तो जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, 10 टू द पावर -5, ठीक है ना। और 10 टू द पावर -5 कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्युबिलिटी अगर 10 टू द पावर -5 है, तो व्हाट इज केएसपी ऑफ एजीसीएल बच्चों, व्हाट इज द केएसपी ऑफ एजीसीएल? टेन टू द पावर -10, और यही होता भी है 10 टू द पावर -10, अगर आपको याद है तो। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? कर लेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ऐसा, ठीक है। आइए यहाँ, ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन है इसका, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना, दैट इज KW। KW 10 टू द पावर -14 कैसे आता है वो हम देखने जा रहे हैं, राइट। तो जो H प्लस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है H प्लस आयन की, वो होती है 349.8, सुन लीजिए, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। सिमिलरली जो OH माइनस आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 198.5 होती है। तो वाटर की क्या होगी, H प्लस प्लस OH माइनस, तो वाटर की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है 548.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट, ठीक है। और जो K होता है, K इज कंडक्टिविटी, राइट, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। K ऑफ जो वाटर होता है वो 5.54 10 टू द पावर -8 होता है। ये गिवन होगा, नो नीड टू क्रैम इट बच्चों, हाँ, ये गिवन होगा आपके क्वेश्चन में एट 298 केल्विन, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड जो था वो 25 डिग्री सेल्सियस था। सो दिस मीन्स क्या होगा, लैम्डा में इंफिनिटी जो होगा या नॉट होगा वो K इंटू 1000 अपॉन M होगा, ठीक है ना। सो दिस मीन्स M क्या है यहाँ पे, M मतलब कंसेंट्रेशन, या तो H प्लस हो या OH माइनस हो, दोनों की कंसेंट्रेशन M ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको H प्लस लिख दिया, तो H प्लस ये आ गया, इसको डिनोमीटर में लेंगे तो K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा में इंफिनिटी आ गया। तो राइट, अब जब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, देखिए K की वैल्यू आपको पता है ये है, इसकी वैल्यू आपको ये पता है, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो H प्लस की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, 1.01 10 टू द पावर -7। हमें पता है न्यूट्रल वाटर में H प्लस की आयन कंसेंट्रेशन यही होती है, और इसीलिए ये ऐसे कैलकुलेट, ऐसे हमें पता, ये ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि H प्लस आयन न्यूट्रल वाटर में इतना होता है। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। और अगर H प्लस मिल गया तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, OH माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि H प्लस जितना होगा उतना OH माइनस होगा। सो KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू H माइनस, जब हम वैल्यू पुट करेंगे दोनों की तो हमें जो आंसर मिलता है वो 1.02 इंटू 10 टू द पावर क्या मिलता है, 14 आता है। और KW इज 10 टू द पावर -14 हम लिखते ही हैं इसको। करेक्ट है बच्चों, क्लियर है, राइट, चलिए यहाँ, ठीक है, ठीक है। प्लीज बच्चों, हाँ, मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट हम इसको खत्म कर लें। इट विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट आई थिंक सो, सो डोंट लीव द क्लास, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, विच वी कैन कवर इट जस्ट नाउ, ठीक है, या हम इसको कल करेंगे। मैं आज एक आपको छोटा सा टॉपिक कर रहा हूँ विच इज अ पार्ट ऑफ NCERT, वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज करोजन। बच्चों क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं, ये हमारा खत्म भी हो जाएगा, राइट। अब देखिए बच्चों, हाँ, करोजन क्या होता है, ठीक है, एनीबडी कैन डिफाइन व्हाट इज करोजन, या आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं व्हाट इज करोजन? स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, एक्सीलेंट आशीष, आशीष हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो द स्लो, नॉट ऑक्सीडेशन बच्चों, हाँ, आदित्य जो भी ये सोचता है सिर्फ ऑक्सीडेशन, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ये सॉरी, हाँ, ऑक्सीडेशन तो होता है बट कोई जरूरी नहीं कि ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कोई ऑक्साइड बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, डिकेइंग ऑफ मेटल या ईटिंग ऑफ मेटल, और बाय द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ क्या गैसेस, एटमॉस्फेरिक में जो गैसेस है उसके प्रेजेंस में क्या होता है, मेटल ऑक्सीडाइज कर जाता है और कुछ कंपाउंड बनाता है. इट मे बी ऑक्साइड, इट मे बी सल्फाइड, इट मे बी सल्फेट, इट मे बी कार्बोनेट. ठीक है ना. सो द करोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग, the process of slow eating away of metal due to the atmospheric gases on the surface of metal, resulting the formation of compound such as oxide, sulfide, carbonate, etc. is called as corrosion. Is called as corrosion, right? और most common example of corrosion क्या है बच्चों? Which is the most common example of corrosion? Which is the most common example of corrosion? Rusting. Rusting बच्चों, rusting. Rusting. Rust is the most common form of corrosion in which iron converts into its oxide. जिसमें आयरन क्या करता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना. दिस इज मोस्ट कॉमन. बट अगर आपने देखा हो, कॉपर जो होता है वो ग्रीनिश सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है ना. सिल्वर जो होता है वो ब्लैकिश सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ करोजन. ये सब क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ करोजन. ठीक है ना. राइट. अब मैकेनिज्म देखते हैं. देखिए यहाँ बच्चों, ठीक है ना. तो इसका जो मैकेनिज्म है बच्चे, है ना, करोजन इस चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो करोजन है, ठीक है ना, उसके पीछे जो फिनोमिना होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है. क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व. ठीक है ना. इज द रीजन व्हाई, या हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों करोजन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो जो यहाँ पे जो चल रहा होता है, वी कैन एक्सप्लेन कि व्हाई करोजन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो मैकेनिज्म क्या है, द करोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना. क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना. होता क्या बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. वाटर और क्या होता है, जो CO2 गैस होता है. ठीक है ना. ठीक है ना. वाटर क्या होता है, वाटर एटमॉस्फेयर में, CO2 भी एटमॉस्फेयर में है. ये दोनों क्या होते हैं, वाटर, CO2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो हमें मिलता है H2CO3 मिल जाता है. क्या मिलता है, H2CO3 मिल जाता है. और हमें पता है ये वीक एसिड होता है, तो H2CO3 क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा H+ और किसमें, HCO3-. ठीक है. तो क्योंकि वाटर से H+ जल्दी डिसोसिएट नहीं होता, बट इससे H+ डिसोसिएट हो जाएगा. सो दिस इज द इनिशिएट रिएक्शन. ये इनिशिएट करता है, ये रिएक्शन इनिशिएट करता है करोजन के लिए. ठीक है ना. राइट. तो हमें क्या मिल गया, H+ मिल गया. अब होता क्या है, जो आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया. तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जोड़े तो इसको हम एनोड कहेंगे कि कैथोड कहेंगे बच्चों. इसको हम एनोड कहेंगे कि कैथोड कहेंगे. अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जोड़े इसको तो हम एनोड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, एनोड. बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. अब क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और क्या होता है, H+ होता है. ठीक है ना. और थोड़ा बहुत क्या होता है, ये हो गया. राइट. अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. दोनों मिलके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा. ठीक है. तो यहाँ मैं 4 लिखता हूँ, तो ये 2 लिख दूं, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ गए. इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये जो रिएक्शन होगी ये क्या होगी, कैथोड पे होगी. इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन. तो आप जब नेट रिएक्शन लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 4 Fe2 प्लस 2H2O मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, 2H2O मिल जाएगा. अब ध्यान से देखिए, हाँ, इसका जो हाँ 2Fe, सॉरी, कितना हो जाएगा, 2Fe. अब इसका जो है, अब इसका जो E0RP होता है बच्चों, ये जो E0RP जो होता है वो -0.44 होता है. कितना होता है, -0.44. और इसका जो E0RP होता है, वो E0RP जो होता है वाटर का, वो होता है 1.23 वोल्ट. तो क्या मुझे बता सकते हैं E0 जो सेल होगा वो कितना होगा, इसका E0 जो सेल होगा वो कितना होगा, 1.67 वोल्ट. अब मुझे बताओ, ये जो हमने सेल बनाया था, गैल्वेनिक सेल, उससे इसका पोटेंशियल ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है. इसका मतलब क्या है, जो आप बाहर से बैटरी लेके आते हैं ना, जो आप उसमें यूज करते हैं, क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, टॉर्च में या फिर रिमोट में, ये सब क्लॉक में ये सब यूज करते हैं, उसका वोट 1.5 होता है.
अब आप समझ सकते हैं जो आप बैटरी यूज कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं मार्केट से, उससे ज्यादा करंट डेवलप हो रहा है कोरोजन में। तो अगर आप किसी तरीके से हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके तो आप समझ सकते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज विच इज मोर स्पॉन्टेनियस, दिस इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मोर स्पॉन्टेनियस देन क्या, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हमने देखा था Zn और कॉपर वाला, इससे ज्यादा स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसका वोल्टेज कितना था 1.1 वोल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, करंट कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है इससे। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, हाँ इसीलिए क्या होता है कि करोजन इतनी जल्दी टेक्स प्लेस होता है। ठीक है ना, अब मुझे बताओ, देखता हूं मैं अब कौन मुझे बताता है। अब अगर मैं यहीं पे अगर मैं आयरन का, आयरन है यहाँ पे Fe है और यहाँ पे जिंक है, ठीक है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं किसका करोजन ज्यादा होगा, जिंक का कि आयरन का? जिंक का होगा, नॉट आयरन का। द रीजन इज वाई, क्योंकि इसका जो E0 Rp था, अगर आपको याद है, वो था -0.76। कितना था? -0.76। तो ये क्या होगा, -0.76। तो इसका ERP क्या हो जाएगा, E0 सेल क्या आ जाएगा अगर हम इसका करेंगे? इसका E0 सेल कितना आएगा बच्चों, फटाफट बताओ। -0.76 है और ये 1.23 है, तो कितना आएगा? 9 और 1.9 है, ऑलमोस्ट 2 वोल्ट के बराबर। So this is more spontaneous as compared to this reaction. तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, किसका करोजन ज्यादा होगा, जिंक का। और अब मैं अगर पूछूं, 3 मेटल दे दूं यहाँ पे, Mg, जिंक और Fe और कॉपर, तो सबसे ज्यादा करोजन किसका होगा? Mg का, वेरी गुड। फिर उसके बाद जिंक का, उसके बाद Fe का, उसके बाद कॉपर। नाउ यू गॉट द पॉइंट बच्चों, कोरोजन क्या होता है, और इजीली आप कोरोजन को समझ सकते हैं अभी अच्छे से। ठीक है, राइट। सो ये देख लीजिए आपके पास, राइट, ये रिएक्शन है, H2 प्लस CO2 गिव्स H2C2O3, H2CO3 H प्लस प्लस CO3 माइनस एनोड, राइट। क्या है, 2Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ये हो गया, इसकी हमने ये रिएक्शन लिख दी, दोनों को ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन मिली। इसका जो E0 है वो कितना मिला, 1.67। अब देखिए मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना, क्या अगर ये रिएक्शन हो रही हो, अगर ये नहीं होती तो क्या कैथोड पे रिएक्शन हो रही होती? अगर ये रिएक्शन नहीं होती तो क्या कैथोड पे रिएक्शन पॉसिबल होती? अगर हम ये रिएक्शन नहीं हो, अगर ये नहीं हो रही होती तो कैथोड पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि H प्लस आयन मिलता ही नहीं हमें, H प्लस आयन नहीं मिलता तो ये कैथोड पे कोई रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मुझे ये बताओ कि जब एसिडिक कंडीशन रहेगी तब करोजन ज्यादा होगा, कि जब बेसिक कंडीशन होगी तब करोजन ज्यादा होगा? जब एसिडिक होगी। क्यों एसिडिक होगी? क्योंकि एसिडिक जितना ज्यादा होगा तो H प्लस उतना ज्यादा मिलेगा और रिएक्शन और भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। करेक्ट है, इसीलिए अगर आपको करोजन को प्रिवेंट करना है तो पीएच को आपको ज्यादा रखना चाहिए। अगर पीएच, ऐसा देखा गया, अगर पीएच 10 या 9 या 10 से ज्यादा होती है तो करोजन नहीं होता, क्योंकि वहां पे H प्लस आयन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, और अगर H प्लस आयन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी तो करोजन ना के बराबर होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन नहीं, जहां पे ज्यादा, जहां पे क्या होगा अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर, लेट जब हम कंप्लीट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीजेस तो पीएच क्या करेगी, इंक्रीजेस, तो रिडक्शन ऑफ O2 बिकम्स डिफिकल्ट। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द पीएच अबव 9 to 10 आयरन डज नॉट करोड, वो करोजन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, राइट, ठीक है। अब मुझे बताओ, चलो हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ कि अगर अगर आपने क्या है, एक है सी वाटर है और एक रेन वाटर है, सी में और रेन में, तो सॉरी रिवर में, सी में या रिवर में कहां पे ज्यादा करोजन होगा? अगर हम आयरन को डिप करते हैं तो कहां पे ज्यादा करोजन होगा? सी में। वाई सी में? वाई सी में?
क्योंकि सी में क्या होगा, सॉल्ट ऑफ नहीं, सी में क्या होगा, सॉल्ट होगा। सॉल्ट क्या करेगा, कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। आप देखिए ना, मुझे ये बताइए, देखिए क्या है, देखिए ध्यान से, सॉल्ट है, देखिए यहाँ सॉल्ट है NaCl और यहाँ पे Fe भी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेगा, अगर सॉल्ट वाटर है तो Na प्लस भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Fe भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सी वाटर है तो Na हैज आल्सो टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन ना, तो इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, इसका मतलब क्या होगा, जो कैथोड पे रिएक्शन होगी रिडक्शन भी ज्यादा होगा। तो क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जब एक से ज्यादा आयंस होंगे, एक से ज्यादा मेटल होंगे, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करोजन और फास्ट हो जाएगा। दैट इज वाई सी में क्या होता है, करोजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, रिवर, क्योंकि रिवर्स में सॉल्ट कम होता है। एक और बढ़िया एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखिए अगर कभी आप यूरोप में या कहीं जाएं, ठीक है ना, जहां पे रेन मतलब स्नो बहुत होता है, तो जो रोड पे क्या होता है, स्नो जमा हो जाती है, क्या हो जाती है, जमा हो जाती है स्नो। अब स्नो मेल्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, इसमें NaCl ऐड करते हैं, क्या करते हैं, NaCl डाल देते हैं स्नो के ऊपर, रोड के ऊपर। तो वो एक्सोथर्मिक थोड़ी बहुत रिएक्शन है, हल्की फुल्की एक्सोथर्मिक होती है, वो आइस मेल्ट हो जाती है। अब आप समझे, ठीक है ना, ऐसा देखा गया है कि इस रोड पे जब आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, जब आप इस रोड पे व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो वो हाईली करोजन होता है उन व्हीकल्स पे, नीचे की जो सरफेस होती है ना वो गल सी जाती है। अगर आप कंटिन्यूस पे ड्राइव करते हैं तो नीचे की कार की जो सरफेस है वो खत्म हो जाती है। द रीजन इज वाई, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयंस ज्यादा है, सॉल्ट है। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या होगा, Na के साथ Li हो, Mg हो, तो और फास्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसीलिए करोजन बढ़ जाता है। समझ में आया बच्चों की यस या नो, करोजन का फंडा, ठीक है ना। तो करोजन क्या है, करोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है ना, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। अब इसको बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मुझे याद दिला रहा है, इसमें कुछ और मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। सो टाइम इज ओवर ऑलमोस्ट। तो ये रिएक्शन क्या होगी, Fe2 प्लस O2 प्लस F वाटर के साथ कंबाइन होगा और हमें मिलता है Fe2O3 मिलता है, प्लस 8 प्लस H मिल जाएगा, ये H प्लस फिर से वापस चला जाएगा, सेकेंड रिएक्शन में कैथोड पे यूज हो जाएगा। और Fe2O3 प्लस X वाटर से कंबाइन करके क्या मिलता है, Fe2O3 प्लस XH2, तो दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं,